हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला टर्म 2 के लिए मैथ्स का वो कराऊंगी। ये पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 सेक्शन है, तो हमारा सिर्फ सेक्शन सी रह गया है, तो वो हमें करना है आज। तो आज की क्लास में हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, देन हमारा प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 का मैथ्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए अनअकैडमी यहाँ पर एक चीज लेके आया है। वो क्या है, यहाँ पर इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। स्पेशली ये सिर्फ क्लास 10th एंड 12th के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 10th क्लास का यहाँ बता देती हूँ। देखो यहाँ पर शुरू है सैटरडे, जैसे साइंस का मॉक टेस्ट होगा, संडे आपके पास मैथ्स बेसिक मॉक टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये, और मंडे इंग्लिश का मॉक टेस्ट होगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। ये जो टेस्ट है आपका, इसमें क्या-क्या आपके लिए होगा, फुल फाइनल एग्जाम का आपका जो भी कोर्स होगा वो कवर किया जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसके चार्ज नहीं है। 45 टू 90 मिनट का ये टेस्ट होगा, जिसमें 20 टू 40 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। 10th के लिए और 12th के लिए, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। हर टेस्ट के बाद आपको तुरंत डिटेल स्कोर बोर्ड भी मिलेगा। आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टॉपिक वाइज वीडियो एनालिसिस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ अनअकैडमी एक कॉम्पैक्ट भी लेके आया। उसमें क्या है, वो 6 टू 12 तक के बच्चों के लिए है, जो हर संडे टेस्ट होता है, वो भी बिल्कुल फ्री है। आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, एक तरीके से अपना प्रैक्टिस ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है, आप कहाँ पर इस टाइम पे स्टैंड करते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। लिंक सारी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर कहीं पर भी कोड पूछता है, तो मैथ्स बाय श्वेता का आपको कोड लगाना है। इस कोड से आप अनलॉक कर पाएंगे। क्लियर है। एक और चीज बताऊंगी, अनअकैडमी पे मेरी आज से क्लास है 7:30 PM। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 एपी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग से करेंगे, एनसीईआरटी से रिवीजन। तो 7:30 याद रखिएगा। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल भी मैथ्स बाय श्वेता के नाम से ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस पेपर। सेक्शन सी आज हमारे को कंप्लीट करना है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें हमने देखा था कि 2 हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे और 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। यही था ना, जब हमने फर्स्ट सेक्शन में पेपर को समझा था। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पर है। ड्रॉ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आपको 2 टेंजेंट बनानी है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उन 2 टेंजेंट के बीच का एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे वो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम यहाँ पर शुरू करें, तो आपको 80 डिग्री का एंगल दे रखा है। सबसे पहली बात, एक सर्कल बना लो 6 सेंटीमीटर का, वो तो आप इजीली बना ही सकते हो। 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलना आपको, अपना एक सर्कल बना देना है। ये आपका सेंटर ओ है, यहाँ मैंने ए मान लिया। जब भी आपको 2 टेंजेंट के बीच का एंगल दे रखा हो ना, क्या करो, उस एंगल को 180 में से माइनस कर दो। जो भी आएगा, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, उसको सेंटर पे बना दो उस एंगल को। जैसे कि यहाँ 100 आया, तो इस सेंटर पे आप 100 डिग्री बना दो। ये आ गया आपका बी। हमेशा यही चीज याद रखिएगा, टेंजेंट के बीच वाले एंगल को हमेशा 180 से माइनस करना है। जो एंगल आएगा वो यहाँ आप सेंटर पे बनाएंगे। 100 आ गया। अब आप क्या करो, एंगल ए पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, दोनों पे 90 डिग्री का एक एक एंगल बना दो। तो एक 90 डिग्री का एंगल ये बना दिया मैंने यहाँ पर, और एक 90 डिग्री का एंगल ये बना दिया। याद रखिएगा, 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना, सेमी सर्कल लेके 2 आर्क लगाते हैं और फिर कटिंग पॉइंट लेते हैं। याद है ना आपको, 90 डिग्री आता है ना कंपास से बनाना, तो वैसे ही बनाना है। तो एंगल ए आपका 90 हो गया, और एंगल बी, दोनों पे आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है बस। जहां ये कट हो रहा है, इस पॉइंट को पी नाम दे दो। तो पी ए एंड पी बी जो है, ये आपकी वो टेंजेंट्स हो गई जो आपको चाहिए। पी एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, जैसे जैसे बनाते जा रहे हो वैसे वैसे साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, तो जो ये बीच वाला एंगल आया, ये आपका 80 डिग्री आएगा, और ये वाले दोनों एंगल आपके 90 है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 30 एंड 45 डिग्री। इफ द कार आर 83 मीटर अपार्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यहाँ पर एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 2 कार का। तो नीचे होगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, दोनों एंगल आपको दे रखे हैं 30 और 45 है। अब वो जो दोनों कार है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, वो 83 मीटर की दूरी पे है दोनों कार। तो हाइट ऑफ द टावर मुझे यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर एक टावर बना लिया अपना। यहाँ मैंने अपनी वो 2 कार बना ली। तो इससे मेरा ये जो टावर है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यही है। तो इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ए, बी, सी और डी।
तो मुझे फाइंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है मुझे ए बी, हाइट ऑफ द टावर मुझको फाइंड करनी है। तो ए बी ही मेरा ये क्या है, टावर है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा टावर है। क्लियर है। एक एंगल मुझे 45 दे रखा है और एक एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है। 30, ये 45 हो जाएगा आपके पास और ये 30 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का सी डी जो है वो भी मुझे दे रखा है 83 मीटर है, क्योंकि एक कार यहाँ सी पे एक कार डी पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 83। ठीक है। अब सबसे पहली बात मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ जो हमारे पास ए बी सी वाला ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पर अपना टेन थीटा लगा सकती हूँ, वो होता है पी अपॉन बी। तो पी मेरा ए बी होगा परपेंडिकुलर, बी मेरा बी सी होगा। टेन थीटा मतलब 1045 की बात कर रही हूँ यहाँ। ए बी ऐसे ही रहने दो, बी सी भी नहीं पता आपको, उसको भी छोड़ दो। 1045 आपका 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी आ जाएगा। यहाँ से मेरा बी सी निकल गया कितना, ए बी के बराबर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी डी की, तो इसमें देखें तो हमारा टेन थीटा जो होता है वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस बार बेस पूरा है बी डी, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1030। ए बी को ऐसे ही रहने दो, बी डी को आप लिख सकते हो बी सी प्लस का सी डी। ठीक है। अब 1030 होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3। देखो ए बी की जगह मैं बी सी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा ए बी इज इक्वल टू बी सी अभी हमने पहले निकाल लिया ये। ठीक है। ये बी सी ऐसे ही रहने दो, सी डी आपको पता है 83 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी प्लस का 83 और यहाँ पर आ जाएगा √3 बी सी। बी सी एक साथ रख लेते हैं, तो √3 बी सी माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से बी सी मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस का 1। ये 83 ऐसी है, तो बी सी जो है वो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 83 अपॉन में √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस 1 से, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 83 यहाँ पर तो आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे आपकी आइडेंटिटी लग गई है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ये 83 √3 प्लस 1 ऐसी है, यहाँ पर 3 √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा मीटर। ये आपका बी सी निकला। आपको पता था आपको ए बी फाइंड करना था, और ए बी और बी सी सेम थे, तो इसका मतलब ए बी आपके पास कितना आ गया, वो आ गया 83 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चॉइस में एक और क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9 का। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस इज फाउंड टू बी 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ 60 मीटर हाई टावर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द टावर एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है और एक टावर है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से और बॉटम दोनों से दे रखा है। लाइट हाउस के टॉप और बॉटम से दे रखा है 30 और 60 डिग्री, और जो टावर है ना वो आपको दे रखा है 60 मीटर है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, लाइट हाउस और टावर के बीच का एक तो डिस्टेंस निकालना है, दूसरा लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, पहले तो फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक लाइट हाउस और एक टावर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है। तो मैंने माना कि जो मेरा ये यहाँ पर ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना यहाँ पर, तो मैंने माना जो मेरा एसी है ये मेरा लाइट हाउस है। तो एसी क्या है मेरे पास, लाइट हाउस। ठीक है। तो ए बी सी ई डी इसको मान लेते हैं। तो ई डी मैंने क्या माना, ये मैंने माना मेरा टावर है। क्लियर है। ये मुझे 60 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। एक एंगल मेरा लाइट हाउस के टॉप से बना था 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था इसके बॉटम पे 60 डिग्री का। ठीक है। तो ये 60 है तो फिर ये 60 डिग्री होगा। क्लियर है ना। मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसका मतलब एसी फाइंड करना है, और दूसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब या तो बीई फाइंड करना है मुझे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बीई या फिर सी डी फाइंड करना है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज होंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो हम नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो टेन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ई डी है, और अगर मैं अपने बेस की बात करूँ तो वो मेरा सी डी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको थीटा की जगह 60 दे रखा है, तो थीटा की जगह मैंने 60 लिख दिया। ईडी मुझे 60 पता है, यहाँ पर सीडी नहीं पता, तो ये √3 आ जाएगा 60 और अपॉन में सीडी। तो यहाँ से मेरा सीडी तो निकल गया 60 √3। एक तो सीडी निकालना था, है ना। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं √3 अपॉन में √3 करके, तो ये आ जाएगा 60 √3 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 20 √3 मीटर। चलो डिस्टेंस तो मिल गया। क्वेश्चन में क्या था, आपको डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड टावर, ये तो आपको मिल गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड टावर।
वो कितना है मेरे पास 20√3 मीटर। ठीक है, ये मीटर लिखा हुआ है। अब आपको हाइट और निकालनी है। तो क्वेश्चन में हाइट का मतलब है, देखो ए सी निकालना है तो बी सी तो मेरा 60 होगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, हमें पता है बी सी जो है वो ई डी के बराबर होगा तो 60 होगा। अब मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल ए बी ई की, ऊपर जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है तो उसमें मैंने अगर अपना टेन थीटा लगाया तो परपेंडिकुलर होगा मेरा बीई और बेस होगा मेरा ए बी और बेस होगा बीई। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1030। ए बी नहीं पता, बीई पता है क्योंकि बीई जो है वो सी डी के बराबर था तो 20√3 है। ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन में 20√3। ठीक है, तो 20√3 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू में ए बी आ जाएगा, √3 से √3 कट गया तो ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 मीटर। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई आपके पास 20 मीटर। क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास यहाँ। अ स्कूल चार्ज अ फीस ऑफ ₹1500 मंथली इफ पेड टिल 10th ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ। From 11th day, they put a penalty of ₹105 per day. Rama was not able to pay the fees on the 10th of February 2020 सॉरी। आपसे कह रहा है कि कुछ स्कूल है, उसकी जो मंथली फीस है ना वो आपको दे रखी है 1500 रुपये अगर आप 10 तारीख तक डिपॉजिट करते हो। लेकिन अगर आप 10 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हो ना तो हर दिन के 105 रुपये लगने वाले हैं। अब जो रामा है ना उसने 10 फरवरी तक फीस नहीं दी थी। आपसे कह रहे हैं रामा पे टोटल 2445 फीस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। रामा ने टोटल कितने पैसे दिए 2445, जबकि उसे देने कितने चाहिए थे 1500। इसका मतलब उसने ज्यादा दिया तो पेनल्टी दी होगी ना। अब कह रहे हैं ऑन विच डेट फेब्रवरी डिड रामा पे द फीस। तो बताओ किस दिन उसने फीस पे की। ऑब्वियस सी बात है उसने 10th को तो नहीं पे की, 10th के बाद ही पे की है ना। तो अगर उसने फीस 11th को पे की होगी तो फीस पेड ऑन Feb 11 2022 में पे की होगी तो कितनी होगी, 1500 तो दी होगी, साथ साथ पेनल्टी 105 और दी होगी तो 1605 रुपए दिए होंगे। तो अगर मैं अपनी एपी बनाऊं यहाँ पर तो A1 जो है वो मेरा 1605 हो जाएगा। ठीक है, और जो डी है वो मेरा 105 हो जाएगा। एपी तो जरूरत नहीं है, एन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है 2445, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि उसने इतना पे किया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2445 ही है। तो इसका मतलब एन फाइंड करना है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। तो n निकाल लेते हैं, ए एन की जगह ए एन रख दिया मैंने, ए की जगह 1605 प्लस एन माइनस वन ऐसी है, डी की जगह 105 रख दिया। अब 2445 माइनस का 1605 अपॉन में 105 इज इक्वल टू में एन माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2445 में से मैंने क्या किया, यहाँ पर 1605 को माइनस कर दिया तो 840 आया, अपॉन में 105 ऐसी है इजिकल टू एन माइनस वन ऐसी है। अब इसको मैंने 105 से डिवाइड किया तो मेरा 8 आया, इधर +1 इधर आ गया, एन आ गया मेरा 9। ठीक है, तो उसने 10th को तो दिया नहीं था, एन आया 9, तो उसने इसका मतलब फीस कब पे की होगी, उसने 19th को पे की है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, लिखा है ना ऑन विच डेट रामा, ऑन विच डेट ऑफ फेब्रवरी रामा पे द फीस। तो रामा पे दी फीस ऑन 19th फेब्रवरी, क्योंकि 9 दिन उसने एक्स्ट्रा लगाए हैं। 10 को तो दी नहीं, एन 9 आया ना तो 10 में 9 जोड़ दिया तो 19 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है इफ रामा पेज द फीस ऑन 1 मार्च 2022, अगर उसने 1 मार्च को दी है फरवरी की फीस एंड मार्च बोथ, फरवरी और मार्च दोनों की ही फीस उसने मार्च में दे दी, मतलब फरवरी की पेंडिंग करके दी है, देन हाउ मच अमाउंट विल शी हैज टू पे। तो बताओ कितना अमाउंट रामा ने पे किया होगा। ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो फैब में आपके पास टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज इन फैब की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने 29 डेज होते हैं, क्योंकि ये 2020 की बात हो रही है तो 29 डेज होंगे। अब फीस कितने लेट हुई थी, 19 दिन लेट हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि 10 को तो उसने दी नहीं, फैब की तो पूरी फीस उसने मार्च में दी है तो 19 दिन लेट दी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फीस लेट बाय कितना है 19 डेज है। ठीक है, तो A19 निकाल लेते हैं ना कितना होगा, तो वो होता है A प्लस 18D। अब A तो A1 मेरा 1605 था प्लस 18D की जगह मेरा 105 था, तो यहाँ पर 1605
प्लस 1890, दोनों को प्लस कर दोगे तो 3495 आ जाएगा। क्लियर है? तो मार्च की फीस कितनी, ये तो उसकी फरवरी की फीस हो गई है टोटल। अब मार्च की फीस कितनी देगा, वो तो उसने 1 तारीख को ही दे दी, तो वो तो टोटल 1500 ही देगा, पेनल्टी तो लगेगी नहीं। तो मार्च फीस यहाँ लिखते हैं, वो उसने दी 1500 रुपये, और फेब्रवरी की फीस दी है उसने इतनी, तो टोटल फीस कितनी पे की? तो टोटल फीस उसने पे की 1500 तो मार्च के दिए, और 3495 उसने फेब्रवरी के दिए। दोनों को आप ऐड कर दो तो 4995 रुपीज उसने टोटल फीस पे की है। क्लियर क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं, एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है, उसे करते हैं, फिर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको कह रहा है, Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. This is filled by pumping water from a sump, an underground tank which is in the shape of cuboid. The sump has dimensions this. The overhead tank has its radius and height itna. One day while pumping the water into the tank, the power shut down and tank is filled up to a height of 7 centimeter only. फाइंड द रिमेनिंग वाटर इन द सम, फर्स्ट पार्ट में बताना है। देखो यहाँ पर एक घर है, उसमें क्या है, एक टैंक है सिलेंडर की शेप का, वो भरा जाता है, किससे भरा जाता है, एक आपके पास अंडरग्राउंड टैंक है उससे भरा जाता है, पर वो अंडरग्राउंड टैंक जो है ना वो क्यूबॉइड की शेप का है। अब जो सिलेंडर की शेप का टैंक भरा जाता है उसकी डायमेंशंस भी दे रखी है, जो क्यूबॉइड की शेप का उसकी भी दे रखी है। आपसे कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, पावर शट डाउन हो गया, उससे क्या हुआ, जो टैंक है ना सिर्फ 70 सेंटीमीटर तक ही फिल हो पाया, उसके अलावा वो फिल नहीं हो पाया। तो बताओ कितना पानी बचा, रिमेनिंग वाटर उस संप में, संप मतलब जो वो आपके पास अंडरग्राउंड टैंक है उसकी बात कर रहा है, कितना बचा। सबसे पहली बात तो जो टंकी है, जो संप है, उसकी मैं क्या करती हूँ, यहाँ डायमेंशंस लिख लेती हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ मुझे 1.75 मीटर दे रखी है, इसकी ब्रेथ जो है वो मुझे 1.44 मीटर दे रखी है, और इसकी जो हाइट है वो मुझे कितनी दे रखी है, 95 मीटर दे रखी है। आप क्वेश्चन में देखिए ये दे रखी है, ठीक है। सेम ऐसी मुझे सिलेंड्रिकल टैंक की भी दे रखी है, रेडियस और हाइट दे रखी है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेडियस मुझे 60 दे रखी है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट छोटा ले लेती हूँ क्योंकि वहां मैंने बड़ा ले लिया, वो मुझे 95 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है? अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कितना पानी बचा उस सम के अंदर, वो मुझको यहाँ पर बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, क्योंकि वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, कितनी कैपेसिटी है वो पता होना चाहिए, रिमेनिंग वाटर इन द सम। तो वो कैसे पता चलेगा, जितना भी आपके पास पहले वॉल्यूम था उस सम का, उसमें से जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसे माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ सम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सम एल इंटू बी इंटू एच होगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। इसकी जगह मैंने 1.75 इंटू में 1.44 इंटू में आपके पास था यहाँ पर दूसरा कितना था, 95 मीटर। एक बार इसकी डायमेंशंस चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ सेंटीमीटर है और हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया है, तो ये आपके पास सेंटीमीटर है यहाँ, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.95 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 0.95 मीटर माइनस 22/7, पाई के लिए कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 ले लेते हैं। आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 60, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर है, इसको भी चेंज कर देते हैं, 0.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हाइट की, तो वो कह रहा था 70 सेंटीमीटर है सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, तो जो ये आप हाइट लोगे ना, यहाँ 70 ही लोगे, 0.6 इंटू में 0.6, 70 सेंटीमीटर है एच जो है, तो उसको मैं 0.7 मीटर कह सकती हूँ, 0.7 मीटर। क्लियर है? डायमेंशन सब क्लियर हो गई यहाँ पर। तो अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रॉक्स में यहाँ 2.147 आएगा। डेसिमल के बाद मैंने 3 डिजिट्स यहाँ ले लिए, इसको इससे मैंने कट कर दिया, 0.1 आ गया। अब हमने क्या किया, 22 को 0.6 से इंटू किया, फिर दोबारा 0.6 से इंटू कर लिया, और फिर 0.1 से इंटू कर लिया, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.792। बस अब माइनस कर देते हैं, तो 2.147 में से हमने क्या किया, 0.792 को माइनस कर दिया, तो हमारा 1.355, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा इतना। तो इसका मतलब आपसे क्या कह रहा था, वॉल्यूम कितनी बची, तो इतना मीटर क्यूब बचा।
क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए एक और पार्ट करते हैं, देन हमारा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट। हाउ मेनी टाइम्स द सिलेंड्रिकल टैंक कैन बी फिल्ड बाय कंप्लीटली फिल्ड सम। कह रहा है कितने टाइम, एक बार अगर पूरी है ना, पूरी भरी हुई जो टंकी है, तो वो जो आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है कितनी बार भरा जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक टंकी से वो जो टैंक है वो कितनी बार भरा जाएगा वो आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम देखूं अपने सिलेंड्रिकल टैंक की, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर मेरे को पता था 0.6 है। अब एच जो है वो आप 70 सेंटीमीटर नहीं लोगे, 95 वाला लोगे, 0.95 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सम्प अपना देखूं, वो एल इंटू बी इंटू एच था, तो इसका मतलब वो कितना था, वो तो अभी आपने यहाँ पर ऊपर भी निकाला, ऊपर वाले पार्ट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 2.147 मीटर क्यूब। यहाँ भी आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको बताना था कि कितने टाइम्स है, वो आपको बताना है। तो अब नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सम से। वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरे पास यहाँ पर है 22/7 इंटू में 0.6 इंटू में 0.6 इंटू में 0.95, और ये आपके पास है 2.147। यहाँ से पॉइंट हटा लो 10 ले लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो 10 ले लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो 100 ले लो। क्लियर है। अब आप इन सबको सॉल्व कर दो, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका अप्रॉक्स में एक आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊँ 22 को 6 से इंटू कर दो, 6 से इंटू कर दो और 95 से इंटू कर दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 75240, अपॉन में आपके पास है 71230, और पूरे अपॉन में आपके पास 2.147। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, 70,000 है तो आपका आ जाएगा 1.074 अप्रॉक्स में है ये। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट आपको 147 से आपको डिवाइड करना है। तो अप्रॉक्स में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, आपका हाफ आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, सब चीज हमने अप्रॉक्स में लिया, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आ गया यहाँ पर 2, 2 गुना ये आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या चल रहा था हमारा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ टैंक है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सम्प है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 2 टाइम्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो किसके बराबर हो गई, वॉल्यूम ऑफ सम के बराबर हो गई। तो 2 बार वो टंकी भरी जाएगी एक उस पूरे सम से। हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स, यहाँ लिख देना आप 2 टाइम्स द सिलेंड्रिकल टैंक कैन बी फिल्ड बाय कंप्लीटली फिल्ड सम। तो ये लास्ट में ये वाली लाइन आप यहाँ ऐड ऑन कर देना। क्लियर है। इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो और सैम्पल पेपर्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।